Hi and welcome to the discrete structure or the discrete mass application of the inclusion exclusion last session 8.5. इस सेशन पे हम एप्लीकेशंस को जानेंगे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन्स के। तो इस लास्ट सेशन 8.5 को हम डिफरेंट सब सेक्शन में डिवाइड रखेंगे, जहाँ पर डिफरेंट इस्तेमाल होने वाले एप्लीकेशंस में से डिफरेंट एग्जांपल्स को विद रिस्पेक्ट टू द सेशन कवर कर होंगे। तो ये सेशंस या इससे अपकमिंग आने वाले नेक्स्ट सेशंस आपको उसी वक्त बेहतर तरीके से समझ में आएंगे जब 8.1 से ऑनवर्ड तमाम टॉपिक्स को आपने वॉच किया हुआ होगा, क्योंकि हर सेशन को हम सेपरेट सेशन पे कवर कर रहे हैं ताकि हर सेशन को इंडिविजुअली कवर करना, अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान हो। तो यूट्यूब पर आने के बाद फादू हुसैन सी से सर्च करेंगे आप मुझे, और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर आएंगे। यहाँ आने के बाद डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस यहाँ पर मौजूद है, इंक्लूडिंग डिस्क्रीट मैथ्स प्लेलिस्ट विद ईज। आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फादू हुसैन CS blogspot.com पर फ्रीली अवेलेबल हैं। तमाम मटेरियल को डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो एज यूजुअल रोजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं 8.6 एप्लीकेशन ऑफ द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का। सो एज वी हैव सीन दैट प्रीवियस सेशन पे कि हमने इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को जाना पॉसिबली 2 सेट्स के रिस्पेक्ट से, और उसके बाद हमने 3 सेट्स के रिस्पेक्ट से भी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के फॉर्मूले को देखा। लेकिन अब हमें एप्लीकेशन पर जाने से पहले सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि एक अल्टरनेटिव वे क्या है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का। सो द टाइटल सेज एन इंक्लूजन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन एक्सक्लूजन। व्हाट डज इट मीन? देयर इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल इंक्लूजन्स, ओके, that is useful in counting problem in particular. This form can be used to solve problem that ask for a number of the element in a set that have none of the n properties holding p1, p2 till to the value of pn. Let a of I be the subset containing the element that have property p of I. The number of the elements with all the properties pi to pn will be denoted by n of p1, pi1, pi, p2 till to the value of p of k. इन सिंपल अल्टरनेटिव वे हमें ये बता रहा है कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल्स को अल्टरनेटिव वे पर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, या हमें ये ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि हम कुछ काउंटिंग प्रॉब्लम को इस अल्टरनेटिव वे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उस पर क्या होगा कि जिस तरह से हम पॉजिटिव सेंटेंस को पॉजिटिव वे से, जैसे हमने प्रूफ में भी देखा था कि हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म पर अपने प्रूफ को लेकर चलते हैं, प्रूव करते हैं, यानी अल्टरनेटिव वे से। तो बिल्कुल इसी तरह से अल्टरनेटिव इंक्लूजन क्या करेगा कि नन ऑफ द एन प्रॉपर्टीज, यानी कोई भी प्रॉपर्टीज p1 p2 पे होल्ड नहीं करती है, तो उस वे से इसको देखा जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? फॉर एग्जाम्पल हम सिंपली एक वेन डायग्राम बनाते हैं पहले, और अगर मैं एक वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करूँ इस रेक्टेंगल बॉक्स पे, तो हम जानते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। हम इसमें 2 सर्कल कुछ यूँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जानते हैं कि ये वो रीजन होता है जो इंटरसेक्शन फॉर्म पर रिप्रेजेंट करता है, यानी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट ए का काउंट रिप्रेजेंट करेगा, ये बी का रिप्रेजेंट करेगा, और ये रिप्रेजेंट करेगा जो दोनों में कॉमन है। तो क्या अल्टरनेटिव वे पे ऐसा हो सकता है कि मैं ये बता सकूं कि वो एलिमेंट ना तो जो ए में मौजूद है और ना ही में बी पे मौजूद है, तो वो अल्टरनेटिव वे पर इंक्लूजन एक्सक्लूजन देगा? और उसका आंसर ये होगा कि वो रीजन, आई एम गोइंग टू चेंज द कलर नाउ फर्स्ट, वो रीजन जो इस दोनों सेट के सर्कल से आउट है, वो क्या होगा? नॉट के फॉर्म पर होगा, यानी वो एलिमेंट्स जो हमारे ना ए में मौजूद है ना बी में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ ए और बी को अगर मैं इस यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यही आंसर मिल जाएगा। तो यही वजह है कि यहाँ पर उसे एन से रिप्रेजेंट किया गया है, होल्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पी आई, यानी p1 p2 जितने भी सेट्स आपके पास मौजूद है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपली जब इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का फॉर्मूला लिखा जाता है तो हम कहते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ द ए यूनियन बी इज इक्वल टू cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection B। ये हमारा सिंपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मूला है जब हमारे पास 2 सेट हों। तो जब मैं अल्टरनेटिव वे पर इसे लेकर जाऊंगा तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं P बार यानी A बार या B बार से। तो अगर मैं सेट 1 को P1 कह रहा हूँ और सेट 2 को P2 कह रहा हूँ, तो मैं कहूँगा द n ऑफ विच मीन नंबर ऑफ द एलिमेंट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ P1 बार एंड P2 बार। हम इसे ये भी कह सकते हैं A बार B बार। तो इसका फॉर्मूला फिर कुछ इस तरह से हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n माइनस लार्ज ब्रैकेट n ऑफ P1 प्लस n ऑफ P2 माइनस n P1 P2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये बिल्कुल इसी फॉर्मूले को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये अल्टरनेटिव वे पे कर रहा है। इसी फॉर्मूले को और में आप कुछ यूँ भी लिख सकते हैं कि n ऑफ P1 बार P2 बार
इज इक्वल टू n माइनस np1 माइनस np2 प्लस n p1 p2। ठीक है, तो नॉर्मली हम फॉर्मूले में देखेंगे कि इस जगह पर p1 p2 को c1 c2 से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। ठीक है, तो मैं इस पार्ट को इस तरह से दिखा रहा हूँ, c1 c2, और इस जगह पर c1 और c2 लिखा हुआ होगा। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, ये तो भी हम एग्जाम्पल में देखेंगे, तो इन दोनों अप्रोच को अल्टरनेटिव वे पे इस्तेमाल भी कर लेंगे। सो दस फर्दर कंटेंट ऑफ द प्रूवमेंट फ्रॉम द बुक क्या कहती है कि राइटिंग दिस क्वांटिटीज इन द टर्म ऑफ द सेट एज लाइक दिस A1 इंटरसेक्शन A2 टिल टू द वैल्यू ऑफ A ऑफ K दैट इज इक्वल टू, यानी जितने नंबर ऑफ सेट होंगे उन्हें हम n ऑफ P1 P2 P3 इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इफ द नंबर ऑफ द एलिमेंट विथ नन ऑफ द प्रॉपर्टीज P1 P2 Pn इज डिनोटेड बाय दिस, यानी नन ऑफ द प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि होल्डिंग प्रॉपर्टीज के लिए मैं P1 P2 कर रहा हूँ और नन के लिए कॉम्प्लीमेंट करूंगा, तो कॉम्प्लीमेंट n ऑफ P1 बार P2 बार लिखा जाएगा। एट द नंबर ऑफ द एलिमेंट इज सेट इज डिनोटेड बाय n, यानी नंबर ऑफ सेट्स जिसमें होंगे वो n से रिप्रेजेंट हो रहा है। सो द n P1 बार P2 बार टिल टू द वैल्यू ऑफ P ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस A यूनियन B यूनियन टिल टू द वैल्यू ऑफ AN, यानी अच्छा मैंने यहाँ पर nth वैल्यूज पर लिया था तो इसकी एक्सपेंडिंग इस तरह से दिखाई जा रही है, और अगर हम 2 से देंगे तो इन दोनों में से कोई भी तरीका यूज किया जा सकता है। सो फ्रॉम द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वी सी दैट द सेम वैल्यूज n माइनस समेशन ऑफ np1, यानी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द np1 होल्डिंग प्लस ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द p1 प्लस p2, यानी p ऑफ i और p ऑफ j यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस np1 p2 p3 या p ऑफ i j k टिल टू द वैल्यू ऑफ nk एंड होल्डिंग लास्ट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द वैल्यू। तो ये कंप्लीट nth वैल्यूज पर है। ठीक है, ये nth वैल्यूज पर प्रूव करके दिखाया गया, जबकि हमने 2 वेरिएबल्स के बिहाफ पर यहाँ पे देखा कि अगर 2 वेरिएबल्स पे होगा तो ये कैसे होगा, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हम 3 वेरिएबल्स पर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को एक्सपेंड करते हैं, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट की n ऑफ कॉम्प्लीमेंट में भी उसे वैसे ही ओपन किया जाएगा। होप यू विल अंडरस्टैंड कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन एक्सक्लूजन का बेसिक था क्या। अब हम एक प्रॉब्लम से इस चीज को समझते हैं। प्रॉब्लम लिखा हुआ है हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 500, यानी कितने पॉजिटिव इंटीजर होंगे जो कि 500 से एक्सीड ना हो, यानी ज्यादा ना हो, आर नॉट इवन, जो कि इवन ना हो, और डिवाइजेबल बाय 3, और के बाद लिखा हुआ है कि वो डिवाइजेबल बाय 3 हो। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि हमें काउंट का पता चल गया कि अंडर 500 वैल्यूज है, और उसके साथ ही साथ लिखा हुआ है कि नॉट इवन। ठीक है, हमें नॉट इवन के लिए कंसीडर करना और साथ ही साथ डिवाइजेबल बाय 3 के लिए भी। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं, और वेन डायग्राम में मैंने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, नॉट दिस वन, गोइंग टू सबट्रैक्ट इट नाउ। तो वेन डायग्राम कुछ ओवरलैप होती हुई होती है, तो इस तरह से होगी। अगर मैं ये कहता हूं कि ये C1 है और ये C2 है, तो C1 का मतलब ये हुआ कि इवन इंटीजर्स का काउंट या इवन इंटीजर, ठीक है, सिंपल। और C2 का मतलब ये हुआ कि वो इवन इंटीजर्स दैट विल डिवाइजेबल बाय 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये पार्ट हो गया, और ये पार्ट यकीनी तौर पे वो होगा जो दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमें फॉर्मूले के मुताबिक, अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं np1 बार p2 बार, ठीक है, तो ये बराबर होगा n माइनस n ऑफ p1 प्लस n ऑफ p2, n माइनस n ऑफ c1 भी लिख सकता हूं मैं, और p1 p2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, पहली चीज। अब हमें n सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है 500, तो मैंने डायरेक्टली यहां लिख दिया 500, माइनस के बाद लिखा हुआ है n ऑफ p1, ठीक है, यानी नंबर ऑफ द प्रॉपर्टीज होल्डिंग द p1। अच्छा, p1 का मतलब ये पहली प्रॉपर्टीज ये है कि हमें इवन इंटीजर काउंट लेना है, तो इवन इंटीजर के लिए हम यूज करेंगे फंक्शन ऑफ सील, टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने नंबर्स 500, और उसे डिवाइड कर देंगे 2 से। तो जब इसे डिवाइड किया जाएगा और उसमें सील अप्लाई किया जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट 250। तो ये हो गया हमारा इवन इंटीजर का काउंट। तो np1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 250 प्लस np2 का मतलब है कि वो नंबर जो डिवाइजेबल बाय 3 हो। तो सिंपली मैं सील फंक्शन इस्तेमाल करूंगा 500 डिवाइड बाय 3। इस पे जब सील अप्लाई किया जाएगा डिवाइड के बाद तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 166। तो मैं लिख सकता हूँ 166 माइनस nc1 c2 का मतलब है कि वो प्रॉपर्टीज जो दोनों पे होल्ड हो रही हो, तो हमें सील फंक्शन 500 डिवाइड बाय 6 करना है। क्यों? 6 के बेस पर हम होल्डिंग प्रॉपर्टीज दोनों देख सकेंगे कि वो डिवाइजेबल बाय 3 भी हो, ठीक है, और साथ ही साथ इवन इंटीजर्स भी हो।
तो जब मैंने उसके भी हाफ पर इसे डिवाइड किया तो हमें सील वैल्यूज़ मिलेगी 83, जो कि मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। सॉल्व करेंगे प्याफ ऑफ दिस तो हमें एट लास्ट जो वैल्यूज़ मिलेगी इज़ 167, विच मीन there are 167 positive integer not exceeding 500 is right, are not even or divisible by 3. So that is a basic usage of the inclusion and exclusion in a form of the alternative form. Hope you will understand कि inclusion exclusion का alternative way का formula क्या था और हम उसे किस तरह से use कर रहे हैं. The next example. How many solution does x1 plus x2 plus x3 equal to 11? That's a linear form. तो हमें ये बताना है कि कितने इसके solution exist करते हैं where x1, x2, x3 are the non-negative integers with the inequalities or the lower bound values. x1 is less than equal to 3, x2 is less than equal to 4 and x3 is less than equal to 6. अगर मैं इसे अल्टरनेटिव करूँ अकॉर्डिंग टू द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन अप्रोच तो क्या मैं इसे x1 को ग्रेटर देन इक्वल 4 लिख सकता हूँ, इसी तरह से x2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ और x3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लिख सकता हूँ. क्यों? क्योंकि अगर आप x1 को अल्टरनेटिव वे पे देखेंगे तो ये लेस इक्वल साइन का भी है तो 3 नहीं होना चाहिए और लेस देन को ग्रेटर करूँगा तो 4, यानी ये 4 से इसकी वैल्यू से स्टार्ट होगी. यही चीज़ मैंने x2 के लिए भी किया और x3 के लिए भी किया गया. सोल्यूशन इसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है. टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ द इंक्लूजन एक्सक्लूजन लेट अ सोल्यूशन हैव द प्रॉपर्टी p1 इफ x1 इज ग्रेटर देन 3, property p2 if x2 is greater than 4 and property p3 if x3 is greater than 6. The number of these solutions satisfy the inequalities of this. तो based on this हमारे पास 3 values हैं sets in the form of the, अगर set को understand करें तो p1, p2, p3. इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को अल्टरनेटिव वे के फॉर्मूले पे एक्सपेंड करूंगा तो कुछ यूँ हो जाएगा. 2 नंबर्स के लिए तो हम एक्सपेंड कर चुके हैं कि 3 नंबर्स के लिए एक्सपेंड किया हुआ फॉर्मूला है. अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हम हाउ मैनी नंबर्स के काउंट के लिए यानी सोल्यूशन जो एग्जिस्ट करता है उसके लिए फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन विथ रिपीटेशन का फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा. ठीक है, कॉम्बिनेशन और रिपीटेशंस के फार्मूले को हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सोल्यूशन का काउंट बता सकें कि कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे इस इक्वेशंस के यानी इस लीनियर इक्वेशन के मुताबिक. तो इस चीज़ के लिए इस रीजन को मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ. तो सबसे पहले अगर मैं कॉम्बिनेशन विथ रिपीटेशन के फार्मूले को लिखूं तो ये होता है n प्लस r माइनस 1 कॉम्बिनेशन ऑफ r. ये जनरल फार्मूला है. अब सबसे पहले हमें n मालूम करना है विच मीन टोटल नंबर ऑफ द सोल्यूशन. तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए अगर मैं अपनी इक्वेशन को देखूं तो ये है x1 प्लस x2 प्लस x3. तो इनमें काउंट कितने वेरिएबल का 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर n की वैल्यू है 3. ठीक है, इसके बाद है हमारे पास r. r का मतलब है कि राइट हैंड की वैल्यू. तो इस इक्वेशन में राइट हैंड की वैल्यूज क्या है 11, तो r की वैल्यू हो गई 11. इन वैल्यूज को पुट करूंगा तो ये हो गया 3 प्लस 11 माइनस 1 c 11. ठीक है, उसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी ये हो जाएगा 14. तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 13 11 और 13 कॉम्बिनेशन ऑफ 11 को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 78. ठीक है, आप फॉर्मूले से भी ओपन कर सकते हैं और साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी ओपन कर सकते हैं. तो यहाँ पर इसी चीज़ को दिखाया जा रहा है. देखें 3 11 माइनस 1 कॉमा 11. ठीक है, इसको सॉल्व करके यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिख दिया गया. ठीक है, अब हमें मालूम करना है NP1. NP1 का मतलब ये है कि हम फर्स्ट सेट के लिए काम कर रहे हैं विच मीन x1. तो इस x1 को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला ये सेम ही इस्तेमाल करेंगे. लेकिन सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ इक्वेजन देखूँ तो नंबर ऑफ इक्वेजन्स के मुताबिक अननोन वेरिएबल का काउंट 3 है. तो n की वैल्यू हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं. उसके बाद r की वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड होगी कि जो इनइक्वालिटीज़ में वैल्यूज़ हमने कंसीडर की थी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो दोनों साइड पर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो अब हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी कि x1 माइनस 4 प्लस x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 11 माइनस 4. ठीक है, तो इस बिहाफ पर सेम इक्वेशंस की जो वैल्यू आ जाएगी राइट हैंड साइड की वो हमें मिल जाएगी 7. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि r की वैल्यू हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे 7 इस्तेमाल करेंगे. दैट्स इट. सेम फार्मूले पर अप्लाई करते हैं तो ये हो गया n की वैल्यू 3 प्लस 7 माइनस 1 एंड 7. कॉम्बिनेशन के फार्मूले को फिल करेंगे तो वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे पास 10 माइनस 1 9 एंड 7. 9 एंड 7 को जब कॉम्बिनेशन पे सॉल्व किया जाएगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 36 एंड हियर इट इज़ अ 36. सेम यूज़ करूँगा मैं P2 के लिए P3 के लिए. सेम लॉजिक के साथ हमने सेम फार्मूला, बस जहाँ पर 4 था हम 5 यूज़ कर लेंगे, यहाँ 7 यूज़ कर लेंगे. कॉम्बिनेशन के फार्मूले को यूज़ किया 28 एंड 15 वैल्यूज़ बन गई.
इसके बाद है इन तीनों को तो हम चारों को सॉल्व कर चुके हैं। अब पेयरिंग वैल्यूज प्लस NP1 NP2 के लिए होगी। NP1 का मतलब है कि हम x1 और x2 के लिए काम कर रहे हैं। x1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 5 है, तो 5 + 4 हो गया 9। ठीक है, अब 9 के रिस्पेक्ट से अगर मैं 11 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमें 2 वैल्यूज मिलेगी, यानी 2 नंबर मिलेगा। देखें इसी 2 को यहाँ पे यूज़ किया गया, इस कॉम्बिनेशन के बिहाफ पर सेम फार्मूला यानी इसी फार्मूले पे अप्लाई किया, 4 2 के कॉम्बिनेशन पे वैल्यू मिल गया हमें 6। जब मैं P1 P3 के लिए काम करूंगा तो P1 का मतलब है x1 और 3 का मतलब है 7, तो 7 + 4 हो गया 11। 11 को 11 से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, वैल्यू 0 मिल जाएगी, तो हमने 0 कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर यूज़ किया और इस पे जो कॉम्बिनेशन वैल्यूज़ आई वो 1 की आई। ठीक है, आप फार्मूले को एक्सपेंड करके देख सकते हैं, सेम फार्मूला यही वाला हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन P2 एंड P3। P2 P3 का मतलब है 7 + 5। ठीक है, तो 7 + 5 12 हो जाएगा। 11 से जब मैं 12 सब्ट्रैक्ट करूंगा नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव वैल्यू जब कॉम्बिनेशन के फार्मूले पे आता है तो हम डायरेक्टली उसके आंसर को क्या लिखते हैं, 0। वही चीज़ें लिखी हैं। P1 P2 3 में तो अंडरस्टूड है कि माइनस में आएगा, क्योंकि 7 + 5 + 4 करूंगा तो इज ग्रेटर देन 11, माइनस में वैल्यू आएगी, डायरेक्टली उसके आंसर में मैं क्या लिख सकता हूँ, 0। तमाम वैल्यूज फाइंड हो गई। तमाम वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन में पुट किया, यानी n P⁻1 P⁻2 P⁻3 की जो एक्सपेंड फार्मूला था उसमें फिट करने के बाद तमाम वैल्यूज़ लिखी गई, और एट लास्ट जो हमें वैल्यूज़ मिली वो 6 मिली। इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर 6 सोल्यूशन डज एग्जिस्ट ऑन द इक्वेशन x1 + x2 + x3 = 11। होप यू विल अंडरस्टैंड कि हमने 2 यहाँ पे प्रॉब्लम देखे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वे पर, और उसके ज़रिए से हमने क्वेश्चंस को भी रिजॉल्व किया कि इनक्वालिटीज़ पर अगर ये दिया जाए हमें तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। और इसी सोल्यूशन को आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x1 = 3, x2 > 4 एंड <3, 6 इक्वल्स के बिहाफ पर हमने यहाँ पर फॉर्मूले को एक्सपेंड करके दिखा दिया। तो फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं है, कमेंट सेशन पे ज़रूर बताएं। 2 हमने यहाँ पर एप्लीकेशंस देखे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम नंबर ऑफ दी ऑन टू फंक्शंस को देखेंगे, और उसके बाद सी प्रॉब्लम को देखेंगे जो कि प्राइम नंबर से रिलेटेड होता है। तो नेक्स्ट सेशन पे बोलते हैं, सी यू देयर।